Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic of the day is conservation of nature. इन नेचर को या वाइल्ड लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से हमने बचाना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि लास्ट सेंचुरी में जो बायोडाइवर्सिटी है इसका लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। इसके जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं या तो इंडेंजर्ड हो रहे हैं या वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन खत्म हो चुके हैं। उसकी रीज़न क्या है? मॉडर्न इरा में ह्यूमन एक्शन की वजह से और जो स्पीशीज और इकोसिस्टम दोनों खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन फैला रही हैं अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह से जो स्पीशीज जो इकोसिस्टम में नहीं रह सकती उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट कह सकते हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पॉल्यूशन है, उसके बाद हंटिंग है, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, इसके बाद अर्बनाइजेशन है, मीन बहुत ज़्यादा घर बनाना, सिटीज़ का बढ़ना, ये सारे मेजर फैक्टर हैं जो इसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह से अगर स्पीशी जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी ख़त्म होने के करीब हो सकता है। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है? ख़त्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, कोई एक हर्बीवोरस ख़त्म हो जाता है, जैसे हिरन ख़त्म हो जाते हैं, तो बाकी जो हर्बीवोरस हैं, मीन गोट है, बफलो है, या इस तरह के मैनी और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि कार्निवोरस खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, वो नंबर्स में क्या आ जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। इसकी वजह से इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं ग्लोबल इकोसिस्टम वालों को वार्न करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी अगर इस तरह से चलती रही, हमारा जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है, तो इसका अल्टीमेट नुकसान हमें ही होगा। इसकी बेस के ऊपर उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्पीशीज कैन बी एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं? द स्पीशीज which are no longer seen on the ecosystem are the species when there is a no doubt that the last individual of the species has died in that ecosystem। उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। मीन इकोसिस्टम में इस दुनिया में उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे मेजर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि डायनासोर। डायनासोर इंसानों के आने से पहले खत्म हो चुके थे, तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इस तरह डोडो बर्ड है, एक बर्ड था, ठीक है, बहुत बड़ा था, ऑस्ट्रिच से बड़ा था, उड़ता था, तो वो उसके टीथ पाए जाते थे, उसके फोसिल से पता चला। तो इस तरह की जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, इन्हें क्या कंसिडर किया जाता है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और दूसरी जो है द स्पीशीज कैन बी इंडेंजर्ड स्पीशीज। Endangered species are species called endangered when it is at the risk of extinction in near future। इन अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई, फ्यूचर के अंदर आके खत्म हो सकती है या उसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उन्हें क्या कहा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे आजकल पांडा है। अब इसमें से कुछ लिस्ट है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो चुकी हैं या एक्सटिंक्ट हैं। इसमें से अगर हम मेजर एग्जांपल देखें, इसमें लाइन है, एस्टिक चीता है, इंडियन वन हॉर्न डायनासोर्स हैं, स्लैब डियर है, हैंगोल है, इंडियन वाइल्ड एस है, ब्लैक बक है। इस तरह के मैनी मोर एनिमल्स हैं, या तो पाकिस्तान में ये ख़त्म हो चुके हैं, पहले थे लेकिन अब नहीं है, या इंडेंजर्ड हैं, नियर टू एक्सटिंक्ट हैं। अब इसमें इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, सो देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उसकी रीज़न में अगर हम देखें 10,000 ईयर्स अगो चले जाएं, इस वक्त दुनिया में, पूरी ओवरऑल दुनिया में 5 मिलियन लोग रहते थे, जिस वक्त लाहौर में भी ज़्यादा हैं। मीन लाहौर की पॉपुलेशन भी अब उससे ज़्यादा हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो सब पूरी दुनिया में इतने थे। With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly, and today around 7 billion or 700 million people live on the earth। कहाँ पे 5 मिलियन और कहाँ पे 700 मिलियन? जब लोग कम थे तो उनको रहने के लिए जगह कम चाहिए थी, खाने के लिए चीज़ें कम चाहिए थी, तो उनके पास हर चीज़ अवेलेबिलिटी थी। लेकिन क्योंकि अब क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए, रहने हैं तो फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती हैं, एग्रीकल्चर बढ़ानी पड़ती है, तो इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट लॉस हो जाता है। So they for the improvement in living condition,
for almost 700 to 600 million people, we are imposing serious threat to the survival of biodiversity. अब इसमें अगर हम देखें causes for the extinction of species to the impact of human क्यों है ऐसा, इसमें several causes में से क्या आ जाता है, habitat loss, मीन हम उनका habitat खत्म कर रहे हैं, hunting करके, जमीनें क्लियर करके, डिफॉरेस्टेशन करके, किसी तरह से भी हम ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम में या तो स्पीशीज को खत्म कर रहे हैं या न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर आता है, पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंजेस हैं जो कि हमारे पॉल्यूशन की वजह से फैल रही हैं, ये मेजर कॉजेज हैं स्पीशी की एक्सटेंशन की। एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है हंटिंग जो है 23% कॉज कर रही है एक्सटेंशन के लिए, एक न्यू स्पीशी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं 39%, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है 36% मीन हैबिटेट लॉस जिसे आप लोग कह सकते हैं, और अदर जो कॉजेज हैं वो 2 हैं। तो 3 चीजें हैं, मीन हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और स्पीशी का इंट्रोडक्शन करना, ये 3 मेजर कॉजेज हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। अब एक इकोसिस्टम में व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशी इन एन इकोसिस्टम, इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यूकलिप्टस प्लांट जिसे हम सफेदा कहते हैं, दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। वो ये कि अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर वाटर टेबल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वाटर टेबल का मतलब क्या है कि पानी सॉइल के ज़्यादा करीब था जिसकी वजह से फसलें नहीं हो सकती थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ये सफेदा या यूकलिप्टस प्लांट गिफ्ट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्व करने के लिए, वाटर टेबल के मसले को सॉल्व करने के लिए सफेदा लगाया। वो तो सॉल्व हो गया लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ बिकॉज these plants consume more water and have disturbed the water table, mean level of underground water. पानी बहुत ज़्यादा absorb कर लिया, पानी कम पड़ गया है। It harms other plants that grow near eucalyptus trees क्योंकि ये उनके फूड भी ले लेते हैं, उनका पानी भी ले लेते हैं, इस वजह से वहाँ पे ये प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह से दैट रिमूवल ऑफ अ स्पीशी, अगर हम किसी इकोसिस्टम में से स्पीशी को निकाल देते हैं तब क्या नुकसान होता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है सी स्टार, मीन स्टार फिश है, ये मसल्स को खाती है, मसल्स में सिपियाँ वगैरह हो गई, स्नेल वगैरह हो गए, इन चीज़ों को ये खाती है। अगर हम स्टार सी स्टार को रिमूव कर देते हैं ओशन में से, इसका नुकसान क्या होगा, मसल ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा। जब मसल ज़्यादा होंगे ये स्मॉल एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, वो उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या हो जाएगी, खतरे में, क्योंकि मसल्स के नंबर बढ़ गए, खाने वाले ज़्यादा होंगे और ये स्मॉल एनिमल्स को ज़्यादा कहेंगे, स्मॉल एनिमल्स के जो नंबर हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, अल्टीमेटली इंडेंजर से एक्सटिंक्ट। तो इन शॉर्ट अगर हम किसी इकोसिस्टम में से स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब भी नुकसान है, निकालते हैं तब भी नुकसान होता है। तो उसके बाद है जी डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट इफेक्ट था। अब डिफॉरेस्टेशन में अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स इट इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, मीन हम ट्रीज को काट कर रहे हैं इसके लिए कि जो फॉरेस्ट लैंड उसे नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दें, इसे क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन degraded environment with reduced biodiversity, क्योंकि फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा हैबिटेट है फॉर द वाइल्ड लाइफ स्पेशली या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वही हम खत्म कर देंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मेजर कॉजेज देखें, समटाइम देयर विल बी अ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इन डिफॉरेस्टेशन का अमल कम भी हो सकता है, जैसे जंगलात काटे जा रहे हैं लकड़ियाँ जलाने के लिए, वो एक दिन में कितने दरख्त काट लेंगे, दरख्त नहीं भी काटेंगे उसकी टहनियाँ काटेंगे, लेकिन कभी ये सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफॉरेस्टेशन करना, जैसे अर्बन डेवलपमेंट है, जब कोई हम हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो हाउसिंग सोसाइटी जब बनाएंगे तो एक टाइम में शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा एरिया को क्लियर कर देंगे, इसे क्या कहा जाता है, कैटास्ट्रॉफिक deforestation. And deforestation can be result of deliberate removal of forest for the wood agriculture or for the urban development. मीन लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, उसके लिए भी हो सकती है, ज़मीन पे फसलें लगानी है उसके लिए हमें ज़मीन क्लियर चाहिए,
उस वक्त हमें दरख्त काटने पड़ते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकती है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए कैनाल बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, रोड बनाना है, हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, कोई मॉल बनाना है, शॉपिंग सेंटर बनाना है, उसके लिए ज़मीन क्लियर करेंगे, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू बायोलॉजी। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। मीन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। When there is no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion, means जमीन का कटाव होना। जब बारिश पड़ेगी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को बाहर लेके जाएगी, सॉइल erosion होगी, न्यूट्रिएंट्स वाश अवे हो जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स वाश अवे होंगे, फसलें नहीं हो सकेंगी, क्योंकि फसलों को ग्रो करने के लिए जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। Heavy rainfall washes soil into the river. Essential nutrients are washed out of the soil, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, और उसकी यील्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से कम हो जाएगी। फिर rivers become choked up with mud and silt, which can cause the floods. मीन रिवर के अंदर मट्टी भर जाती है, उसको साफ करना मुश्किल नहीं होता, तो रिवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम, मीन वो जो गंदा पानी है, मट्टी वाला पानी है, डैम में स्टोर होगा, मट्टी डैम के अंदर बैठ जाएगी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है डैम की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Deforestation also contributes to decrease the transpiration, which lessens cloud formation. क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, मीन वाटर वेपोरेट होगा, जितना ज़्यादा वाटर वेपोरेट होगा उतनी ज़्यादा क्लाउड बनेंगे, जितने ज़्यादा क्लाउड बनेंगे उतनी ज़्यादा बारिश आएगी। लेकिन फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्लाउड नहीं बनेंगे, क्लाउड नहीं बनेंगे तो रेनफॉल कम होगा। यही रीज़न है फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लियर लैंड। This ultimately reduce the sources of rain. ये तो थे क्या हैं उसके डिफॉरेस्टेशन के, बायोलॉजिकली भी हमने डिस्कस किया और उसे इकोलॉजिकली भी हमने डिस्कस किया। बट देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ सम बल्कि ह्यूज एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन हम उसमें से कुछ डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी, मीन फॉरेस्ट हैं तो उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉरेस्ट उसके लिए फूड भी दे रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट भी दे रहे होते हैं, वाटर भी दे रहे होते हैं, इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इस तरह से वहाँ पे रहने के काबिल रहते हैं ऑर्गेनिज्म। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड टिम्बर, फ्यूल, वुड have played a key role in human societies. इन हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम भी हैं, ये सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट से लेते हैं। Today, developed countries continue to utilize timber for building houses and wood pulp for making paper. तो मीन हमारी इंडस्ट्री भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। The forest products industry is a large part of the economy in developed and developing countries. कहा जाता है कि कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि उसकी लैंड के ऊपर 25% फॉरेस्ट होने चाहिए। उसकी रीजन क्या है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉरेस्ट, इसके अलावा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वहाँ से फॉरेस्ट से क्या ले रहे होते हैं, बाकी मटेरियल्स भी ले रहे होते हैं, उसको डायरेक्टली हम वुड में, फर्नीचर में या रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। क्या मतलब है, हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, जमीनें के थ्रू जो फसलें लगाते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म इनकम। कैसे भला, जमीन में फसल लगाने के लिए हर दफा हमें जमीन साफ करनी पड़ेगी, हल चलाने पड़ेंगे, सीड डालना पड़ेगा, फिर उसके लिए पेस्टिसाइड्स करनी, स्प्रे करनी पड़ेगी, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए फर्टिलाइज़र को यूज़ करना पड़ेगा, कटाई के लिए फिर क्या कर सकते हैं, फसलों को काटने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद जाके हमारी फसल बिकेगी, फिर इनकम आएगी, फिर एक फसल ख़त्म होगी, दोबारा लगानी है फसल, तो दोबारा प्रोसेस दोबारा वही करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है दे आर द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म इनकम। लेकिन जो फॉरेस्ट हैं, दे आर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। फॉरेस्ट में हमें कोई खर्चा नहीं है, रेनफॉल होता है, बारिश आती है, पानी खुद लग जाता है, एनिमल्स रहते हैं, वेस्ट मटीरियल सेक्रेट करते हैं, फर्टिलाइजर खुद हो जाती हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं है, हमने जस्ट उसकी केयरिंग करनी है और उससे इनकम लेनी है। सो फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। और दूसरा फॉरेस्ट के हैं, दे एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। इसकी वजह से हमारा जो बायोस्फीयर है स्टेबल रहता है, मीन पॉल्यूशन कम करते हैं।
जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे पोल्यूशन कम होगी, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होंगे वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होती है। फॉरेस्ट आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। हम नॉर्थन एरियाज में क्यों भाग के जाते हैं, क्यों खूबसूरत लगते हैं, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। और बाकी जो एरियाज हैं जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, जैसे बलोचिस्तान है, पहाड़ वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उधर जाने का दिल ही नहीं करता। इसलिए ये ब्यूटी की वजह से टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं और टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इनकम होती है। कैसे भला? टूरिज्म आएगा, ट्रांसपोर्ट वालों के पैसे बनेंगे, उन्हें कहीं जाना है तो उन्होंने किराया देना है, होटल में रहना है तो होटल वालों के लिए खर्चा, एक होटल आगे बहुत सारे इनकम बनाता है क्योंकि होटल में आगे उनके मुलाजमीन हैं उनकी पे आती है, फूड आगे चल पड़ती है। फिर उसके बाद अगर जहाँ पे जाने उन्होंने वहाँ पे खरीदो फरोख्त करनी है तो वहाँ पे उनकी रोजगार बन जाती है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। इन दी एंड फॉरेस्ट के लिए कंक्लूजन करें, these important aspects of forest also harm due to the deforestation. In Pakistan too, deforestation is great threat of biodiversity. In the province of KPK, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year. इन जो घने जंगलात हैं वो पर ईयर 1% कम हो रहे हैं बढ़ने की बजाय, जिसकी वजह से हमारी रीजन के अंदर क्लाइमेट चेंजेस ज़्यादा आ रही हैं। गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, तो फ्लड हो सकता है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस बढ़ रही हैं, सिर्फ यही रीज़न है। फिर उसके बाद एक और है इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान, दैट इज द पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सिर्फ यहाँ पे 3 स्पीशीज को हम डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज द इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन और इंडस रिवर में पाई जाती है एंड अकॉर्डिंग टू WWFP only 600 animals of this species of Indus dolphin are left today in Indus River. 2008-9 में 1100 थे, अब कम होकर 600 रह गए, मतलब इतना रैपिडली ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसकी रीजन क्यों है? देयर पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज आर डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। ये बहुत सारी रीजन हैं, इसकी इंडस्ट्री सबसे बड़ी रीजन है। वाटर पोल्यूशन है, पॉचिंग है, मीन हम इनका शिकार करते हैं, जालें फेंकते हैं दूसरी मछलियों को पकड़ने के लिए तो इसमें फंस जाती हैं, ये है उसकी। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, मीन इनका हैबिटेट खत्म कर रहे हैं, कैनाल निकाल के, डैम्स बना के, डैम्स के ऊपर आके जब मशीन के ऊपर गिरेंगे तो ये मर जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये खत्म हो रही हैं। Next one is the Marco Polo sheep. A Marco Polo sheep is mostly found in Punjab National Park and nearby areas. ये जो पार्क चाइना पार्ट है उसके करीब ये पाई जाती है ज्यादातर। Their numbers have been rapidly decreasing in last 2 decades. Deca mean 10 year, 2 decades mean 20 year. लास्ट 20 ईयर से इसके जो नंबर्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? हंटिंग। लोग इसकी हंटिंग करते हैं, इसकी स्किन और ऊन का ज्यादातर कारोबार किया जाता है, जिसकी वजह से इसके नंबर्स कम हो रहे हैं। बट WWFP हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स फॉर इट्स कंजर्वेशन, ताकि इसकी स्पीशीज को बचाया जा सके। नेक्स्ट वन इज द होबारा बस्टर्ड। The bird flies to Pakistan in winter season from the Farmersville territory, में जो फार्मर जो रशियन स्टेट थी, तो उसमें से है। अब वो टूट के चेंज हो चुके हैं इनको अजकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिस्तान, ये सारी इनको कलेक्टिव क्या कहा जाता था? स्वे टेरिटरी कहा जाता था। वहां से ये सर्दियों में आते हैं और हमारे जो डेजर्ट्स हैं, जोलिस्तान और थर डेजर्ट, वहां पे आके रहते हैं। लेकिन वहाँ पे इनके नंबर्स कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग बाय द फॉरेनर्स। सर्दियों में बहुत सारे स्पेशली ये जो अरबी हैं, ये अरेबिक कंट्री से, कतर से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से ये लोग आते हैं और ये वहाँ पे आके क्या करते हैं? इसकी हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसके नंबर्स कम हो रहे हैं। और दूसरा क्या है? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन इसका हैबिटेट भी क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है। तो ये बेटे क्या था? कंजर्वेशन ऑफ नेचर और उसकी कॉजेज, उसके इफेक्ट्स। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लेकर एक इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम नाम बताएंगे। फिर एक शॉर्ट MCQ पूछा जाएगा कि 10,000 ईयर्स अगो कितनी पॉपुलेशन थी और अब कितनी पाई जाती है। फिर व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। What is the effect of introduction of a new species in ecosystem, और what is the effect of removal of species in ecosystem। सबसे ज्यादा जो मेजर कॉज है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की वो क्या है जी? वो हैबिटेट लॉस है। इसके साथ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है,
डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफॉरेस्टेशन डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जो कैनोपी फॉरेस्ट ऑफ केपी के हैं पर एनम कितने रिड्यूस हो रहे हैं, हम बताएंगे 1% रिड्यूस हो रहे हैं। फिर एक अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है, इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान, इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शिप एंड होबारा बस्टर्ड, अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जैसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर कितने रह गए हैं इंडस डॉल्फिन के, इसकी कॉजेज क्या हैं खत्म होने की, इस तरह होंजरा सॉरी मार्को पोलो शिप कहाँ पे रहती है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इस तरह से व्हाट आर द रीजन फॉर डिक्लाइन इन नंबर्स ऑफ होबारा बस्टर्ड, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। एमसीक्यू पूछा जाता है किस सीजन में होबारा बस्टर्ड स्वे टेरिटरी से उड़कर पाकिस्तान के डेजर्ट में आता है। तो ये बेटे क्या था नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।